हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म विनर क्लासेस के ऊपर। आज मैं पीरियोडिक टेबल का माइंड मैप लेकर आया हूं। माइंड मैप का अर्थ है बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करना, जहां से अपने 85 से 90% क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं। पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मोजले ने। वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, इसके अनुसार 7 आवर्त थे, 18 ग्रुप नंबर थे। यानी आवर्त को हॉरिजॉन्टल रखा गया है और वर्ग को वर्टिकल रूप में रखा गया है। ठीक है, इससे पहले मेंडेलीफ आया था। मेंडेलीफ आया था, उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन थे, यानी वो एटॉमिक मास पर डिपेंड थी। उसके अनुसार 63 एलिमेंट थे पूरे पीरियोडिक टेबल में। उससे पहले लोथरमेयर आया था, डोबेराइन आया था, न्यूलैंड आया था, लेवोसियर आया था। बस आपको ये माइंड में रखना, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें अपने वर्तमान में 4 ब्लॉक है, एच, पी और डी और एफ। एच ग्रुप नंबर 1 और 2, पी है 13 से 18 ग्रुप नंबर को पी ब्लॉक करता है। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखना है, ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं निकोजन। ये सेकंड के 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। ग्रुप नंबर 15 को निकोजन करता है, ग्रुप नंबर 16 को चालकोजन करता है, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन करता है और ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस करता है। बस आपको ये याद रखना है। ग्रुप नंबर 16 का क्वेश्चन सेकेंड गेट 2022 में आ चुका है। ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं चालकोजन, ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं हेलोजन और ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस कहता है। ठीक है, बस इसमें एक और बात याद रखना है, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एनसीईआरटी में गलत दिया है, आप थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लेना। इसका है 4F1 5D1 6S2 होता है, ये आप एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बाकी आपको ये ट्रिक आती होगी, ह लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे का, स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गए इन थैला नहाने, का सी जी संस्कृत पढ़ना फ्लाइट में। ये आपको नॉर्मली आती होगी ट्रिक है बस। और 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल। ठीक है, और अभी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपको बताएं कि आवर्त की संख्या 7 होती है, ग्रुप नंबर 8 और 18 होते हैं और आवर्त को अपन हॉरिजॉन्टल में व्यक्त करते हैं और ग्रुप नंबर 18 होते हैं वर्टिकल रूप में प्रदर्शित करते हैं। और लॉन्गेस्ट वर्ग पूरे पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट वर्ग होता है 3rd, उसमें 32 एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक के दोनों के आते हैं, 4F यानी लेंथेनॉइड, 5 यानी एक्टिनॉइड। उसमें एफ ब्लॉक में आपको बताएं 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 14 एलिमेंट होंगे, 14 और 14 28 यानी 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक के, और 4 एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक के, यानी टोटल मिलाकर 32 एलिमेंट आ गए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3rd यानी लॉन्गेस्ट फॉर्म में। बस आपको ये लिखे हुए हैं, बस यही है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। बस कोई भी एलिमेंट को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अपन कैसे प्रदर्शित करें, ये देखें। यहाँ पर आवर्त संख्या लिखी हुई है 1 से 7, ऊर्जा क्रम अपनी सब सेल का सीक्वेंस कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं, इसमें यह प्रदर्शित किया गया NS, N-2F, N-1D और NP। ठीक है, और यहाँ हो गए एलिमेंट की संख्या। देखो आवर्त नंबर 1 में सिर्फ S सब सेल आता है, ये आपको पता है। S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। ये आपको पता ही होगा। पहले जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने एलिमेंट होते हैं, और जैसे फर्स्ट S में S आता है, बाद में SP आता है, फिर भी SP आते हैं, 4F में 3D आ जाएगा और 5 में ये आते हैं। ये आपको नॉर्मली आता होगा। ठीक है, अब IUPAC यानी 100 नंबर के बाद को अपन कैसे IUPAC लिखते हैं, वो सिंबल दिए गए हैं आपको। 100 नंबर के बाद IUPAC लिखने का आइडिया होगा। 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वेंट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को इन कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं 105। 1 को अन कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। फिर सफिक्स लिख देंगे EM,
पूरा क्या बन गया, अननील पेंट ईएम। ठीक है, आपको ये याद होगा। से एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं, 108। 108 को एक को क्या कहते हैं अन, 0 को कहते हैं नील और 8 को कहते हैं ऑक्ट। फिर आप सफिक्स लिख देंगे ईएम, तो हो गया अन नील ऑक्ट ईएम। ठीक है, समझ में आ गया आपको, सिंपल है। फिर आते हैं साइज या रेडियस। ठीक है, साइज और रेडियस मुख्यतः इफेक्ट करने वाले कारक दो होते हैं, जेड इफेक्ट और नंबर ऑफ सबसेल। जेड इफेक्ट क्या होता है, प्रभावीय नाभिकीय आवेश। ये नॉर्मली लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट रहता है। जेड इफेक्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, आप ये याद रखना। ठीक है, तो जेड इफेक्ट साइज के इन्वर्स होता है, ये आपको याद रखना है। यानी साइज जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगी, इन्वर्स है, इस दोनों में इन्वर्स संबंध है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगी, और जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा हमेशा, ये याद रखना आपको। साइज घटेगी यानी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी। और दूसरा कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सेल, टॉप टू बॉटम हमेशा नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके समानुपाती होता है। आपको ये याद रखना शॉर्ट में। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट है, ये टॉप टू बॉटम है। लेफ्ट टू राइट हमेशा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस घटेगी, साइज घटेगी। बस आपको ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगी। अब ये याद करना फिर 2 पॉइंट। और रेडियस 3 टाइप की होती है, मेटेलिक, कोवेलेंट और वंडरवाल। इसमें एक ट्रिक है, इसमें ऑर्डर कभी कभी पूछ लेते हैं। वीएमसी ट्रिक से याद करना, वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, जो आपको कुछ नहीं है, बस आपको यह याद रखना है कि रेडियस होती है वंडरवाल की सबसे ज़्यादा होती है, मेटेलिक की कम होती है और कोवेलेंट की सबसे कम होती है। ये आपको कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो आप बता देना। ठीक है, साइज को दो में मोस्टली 2 इफेक्ट करते हैं, एक तो है जेड इफेक्ट, दूसरा है नंबर ऑफ सेल। बस ये याद रखना है। देखो अब इंपॉर्टेंट ऑर्डर देखते हैं अपन। अभी मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज घटेगी, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि लीना की रब से फरियाद। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये टॉप टू बॉटम है तो साइज बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज घटेगी क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, साइज समझ में आ गई। ठीक है, अगले चलते हैं। कुछ देख, पी ब्लॉक के 13 ग्रुप नंबर में कुछ अपवाद हैं। इसमें देखो गैलियम की कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। क्यों, कारण क्या होता है, संक्रमण संकुचन। संक्रमण संकुचन क्या होता है कि डी ब्लॉक में पूरा शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है, इससे संक्रमण संकुचन कहते हैं। इससे एल्यूमिनियम की साइज ज़्यादा हो जाती है और गैलियम की कम हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है, संक्रमण संकुचन होता है और गैलियम की कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो जाती है, बस पूरा शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, आयन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है, विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊष्मा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझते हैं, देखो ये याद करना, गैसीय होगा है ना, सॉलिड और लिक्विड आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। विलगित गैसीय परमाणु को बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं।
बस ये, ठीक है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक मोस्टली 3 होते हैं। पहला तो साइज हो गया, दूसरा जेड इफेक्ट हो गया, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्स होती हैं, जेड इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्धपूरित और पूर्णपूरित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होता क्या? अर्धपूरित कक्षक जैसे कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P6 यानी पूर्णपूरित कक्षक, P3 यानी अर्धपूरित कक्षक, D10 में पूर्णपूरित कक्षक, D5 अर्धपूरित कक्षक, ऐसे होते हैं, ठीक है, अपन समझते हैं। और देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अपना एग्जाम्पल लिया है। ऑक्सीजन के आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन होता है NH2P होता है, ये आपको पता है। और ये होता है NH2P3 होता है। ये NH कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि पूर्णपूरित है दोनों में। P4 होता है NP, और हमेशा P3 अर्धपूरित कक्षक की ज़्यादा होगी क्योंकि इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊष्मा ज़्यादा चाहिए होती है, तो अर्धपूरित की ज़्यादा होगी। बस इसको मैं आगे समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, तो आपको समझ में आ जाएगा, सब आगे आराम से समझ में आएगा। एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे अपन। देखो एक ट्रिक, ये अपन ऑर्डर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखो नॉर्मली जेड इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए, बस बढ़ती है। बस नॉर्मली कैसे अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, इनके चक्कर में ये इफेक्ट होता है, प्रभावित करते हैं। बाकी नॉर्मली लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अपने को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए, ठीक है। लिथियम में बाह्यतम कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? S1, बेरिलियम S2, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ठीक है। अब पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षक का आपको IP आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा में आपको ध्यान रखना है। आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। देखो आयनन ऊर्जा सिर्फ यूनिट में चेंज होता है, आयनन ऊर्जा और आयनन विभव में, बाकी सब सेम है, कुछ नहीं है। अब इसको एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, पर आप याद रखना ट्रिक के हिसाब से। P6 की सबसे ज़्यादा होगी, P5 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर अब P4, फिर P3, फिर आएगा P2, H2, P1 और S1। बस आप ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अर्धपूरित कक्षक आ गया P3, तो इसकी ज़्यादा होगी P4 से, और इसमें पूर्णपूरित कक्षक है S, तो इसकी ज़्यादा होगी P1 से, ठीक। बस ये याद रखना है आपको, बस इससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, नहीं है याद रख देना है। देखो आप इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखे हुए। आयनन ऊर्जा मैं वापस बता देता हूँ, नॉर्मली साइज पर डिपेंड करती है। दूसरा जेड इफेक्ट, तीसरा अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, ये आपको याद रखना। और नॉर्मली लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक के इफेक्ट के कारण इनकी नॉर्मली कुछ बीच में अपवाद आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। प्रथम आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा पूछे तो सेम है। और इसमें ऑक्सीजन, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया हुआ है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आयनन ऊर्जा का क्वेश्चन कोई भी आए तो उसको कैसे लेंगे? पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रवेश करेंगे उसका लिख देना है। तो कार्बन होता है P2, नाइट्रोजन P3, आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन जैसे नाइट्रोजन है 7 पे आता है 1s2, 2s2, 2p3, यानी ये लिखना है आउटर लेयर वाला। P4 क्योंकि ये तो सब में सेम होगा, P5। और मैंने आपको पीछे क्या बताया गया, P6 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर P5, फिर P3 आएगा, P4 नहीं आएगा क्योंकि अर्धपूरित कक्षक आ जाता है। फिर आता है P2, फिर आता है S2, आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। पीछे बताया था P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1। ये आपको
याद हो गया तो ये तो आपको याद ही, बस इसमें ये डिफरेंस आ रहा है अर्धपूरित और पूर्णपूरित के कारण, अर्धपूरित के कारण और इसमें पूर्णपूरित के कारण। बस आपको ये दो ध्यान रखने, कोई भी आयन ऊर्जा का क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें देखो अब P6 तो है नहीं, P5 सबसे ज़्यादा होगी, यानी P5 की सबसे ज़्यादा होगी, यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। फिर आएगा P3 नाइट्रोजन है, यानी अर्धपूरित पहले आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। आप इसका कोई भी क्वेश्चन आयन एंथैल्पी का, आयन ऊर्जा का कर सकते हैं, बस आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इसका आंसर हो गया 4D, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बोरॉन। देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसमें कुछ नहीं है, इसका बायोटम इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको आना चाहिए, और आपको आता है बोरॉन। बोरॉन में बायोटम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? अब देख लो ये सीक्वेंस, P5 सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर आएगा P3, ये P3 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको ये आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, इसमें अर्धपूरित आ जाता है, P3 पहले आ जाएगा, और इसमें H2 पूर्णपूरित के कारण H पहले आ जाएगा, बस ये याद रखना है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इसका आंसर B, ठीक है। एक और नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का पूछा है। प्रथम आयन एंथैल्पी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की पूछी है। बस सेम में आउटर लेयर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो, S1 S2 P1 P2। अब जैसे कि कार्बन का आउटर लेयर इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आपको आना चाहिए, 1s2 2s2 2p2 6 पे आता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो आउटर लेयर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो P2। अब आपको वो भी आना था P2। अब देखो P2 आ गया सबसे पहले, देन कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर S2 आना चाहिए। ये याद रखना, अर्धपूरित पूर्णपूरित पहले आ जाएगा, बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा लिथियम। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बस आपको ये आना चाहिए। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2013 और 2013 में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन और लिथियम, आंसर B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अब इसमें भी ग्रुप नंबर 13 में अपवाद है, रेडियस में भी अपवाद है और आयन एंथैल्पी में भी अपवाद है। इसमें क्या बोरॉन, इसमें क्या संगठन संकुचन के कारण गैलियम में संगठन संकुचन आ जाता है, और इसमें लेंथेनॉइड संकुचन आता है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है कि इसमें F4F में पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आ जाती है, इससे लेंथेनॉइड संकुचन करते हैं। और संक्रमण संकुचन किसे कहता है कि डी ब्लॉक में पुअर शिल्डिंग इफेक्ट को संक्रमण संकुचन कहता है। ये है IP का ऑर्डर है ना, आयनन विभो है, आयनन एनर्जी का है। इसका फाइनल ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, बीत गई, बीत गई, बीत गई, बीत गई, ट्रिक है बीत गई। बस फाइनल ऑर्डर ये है, ये पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। बीत गई, बीत गई फाइनल ऑर्डर है। IP का ग्रुप नंबर 13 में, ये P ब्लॉक में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बीत गई याद रख देना। और ग्रुप नंबर 14 में टिन की कम हो जाएगी, लैंड की ज़्यादा होगी, ये क्योंकि लेंथेनॉइड संकुचन पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है 4F श्रेणी में। अब एप्लीकेशन ऑफ आयनन एंथैल्पी, एप्लीकेशन क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर के इन्वर्स होती हैं और अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के भी इन्वर्स होती है। इन्वर्स क्या होता है, IP आयनन एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा,
बस इन्वर्स इसमें क्या आता है, आयनन एनर्जी ज़्यादा होगी, आयनन एनर्जी आयनन विभव सब सेम है, बस यूनिट में फ़र्क है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, बस ठीक है। इन्वर्स है, एप्लीकेशन याद रखना, मेटेलिक करेक्टर और रिएक्टिविटी का दोनों में इन्वर्स संबंध होता है, यानी आईपी ज़्यादा होगी, आयनन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन के मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर पूछा है। देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीछे मैंने बताया जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ाएगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो मेटेलिक करेक्टर कम होगा, बस ये इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सोडियम की सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। आंसर नंबर फर्स्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूडियम, सीजियम। अब देखो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनन एनर्जी कम होगी, और आयनन एनर्जी कम होगी तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, तो सीजियम की सबसे ज़्यादा, बस ये आ रहा है, क्योंकि आईपी इसमें क्या हो गया, आयनन एनर्जी कम हो गई, मेटेलिक करेक्टर बढ़ गया, बस ये कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, चलो आयनन ऊर्जा का एक बार वापस मैं बता देता हूँ। मोस्टली 3 फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, पहला साइज, दूसरा जेड इफेक्ट, ये नॉर्मली आप दोनों को आते हैं, पर तीसरा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, ठीक है। बाद में वो एक ट्रिक है, P6 की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पूर्णपूरित कक्षक है, फिर P5, फिर P3 की P4 से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो P3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर P4, फिर P2, फिर आएगा S2N पूर्णपूरित कक्षक हो गया, फिर P1, फिर S1, बस ये कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी आयनन ऊर्जा का आप क्वेश्चन कर देगा, प्रथम आयनन ऊर्जा, सेकंड आयनन ऊर्जा पूछे ना, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दोगे तो आप इस इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। रेडियस मोस्टली 2 फैक्टर पर डिपेंड करती थी, जेड इफेक्ट और नंबर ऑफ सेल, ठीक है। इसका सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में आईपी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबका ऑर्डर एक स्लाइड में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यानी एक ही जगह पर आप पूरा कर देंगे आराम से ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गैंट एंथैल्पी ये भी सेम होता है। एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन देने पर आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखो समझो, ये भी गैसीय होगा, एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन देने पर, समझ में आए, ये ऐसा अपन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ गैस होगा, ये याद रखना, सॉलिड और लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। इसको हम 2 श्रेणियों बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मोस्टली यहाँ से अभी तक सेकंड गेट में क्वेश्चन आया नहीं है, पर नॉर्मली आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक यानी उष्मा सेपी, एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी, ठीक है। एक्सोथर्मिक नॉर्मल न्यूट्रल एक्सेप्ट 18 ग्रुप यानी अक्रिय गैस है, सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ऑल कैटाइन एक्सोथर्मिक, ये यहाँ से एक्सेप्ट हो गया तो ये एंडोथर्मिक हो गया, 18 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप, ये हमेशा एंडोथर्मिक हो गया। और एनाइंस, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से, और पॉली एनाइंस हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ये भी लिख दो, और पॉली आयंस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, बस ये याद रखना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि O- है, एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो O2- आ गया, O2- पॉली एनाइंस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं, बस आपको ये याद है, पॉली एनाइंस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। चलो यहाँ पर N-3 आ गया, F-1 में होता है मोस्टली, और O2- आ गया, C4- आ गया, तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, बस ये याद रखना। और ऑल कैटाइन एक्सोथर्मिक होता है, ये लिखा हुआ है। जैसे कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम आएगा तो एक्सोथर्मिक होगा।
18 ग्रुप यानी अक्रिय गैस है सेकेंड ग्रुप, और 15 ग्रुप हमेशा एंडोथर्मिक होता है। जैसे कि देखो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता हो तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। अब ये एंडोथर्मिक 18 ग्रुप है, ये आ गया 15 ग्रुप आ गया, और वो माइनस एक इलेक्ट्रॉन लगा एक्सोथर्मिक। नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना। पॉली एनहांस एंडोथर्मिक होते हैं, बस याद हो गया आपको। और एक और पॉइंट याद रखना, अक्रिय गैसों ग्रुप नंबर सेकंड और ग्रुप नंबर 15 कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 0 होती है, पर इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये याद रखना अपना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बस ये याद रखना। और इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक मोस्टली 2 ही होते हैं, पहला साइज, दूसरा जेड इफेक्ट। ठीक है, साइज के इन्वर्स होती हैं, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। जेड इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। और जेड इफेक्ट कब बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें साइज बढ़ेगी, बस ये याद रखना है। ठीक है, और एक नोट याद रखना, हीलियम और ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखते हैं, बस ये नोट याद रखना आप। और एक और पॉइंट रखना याद, इससे पूरा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो ये हीलियम और ऑक्सीजन की अपने वर्ग में इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी सबसे कम होती हैं। ऑर्डर ऑफ यही, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, ट्रिक, इसमें 18 ग्रुप सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप, फिर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी जेड इफेक्ट के समानुपाती होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। पर एक और याद रखना, 18 ग्रुप सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप के, जैसे कि आपको क्वेश्चन में 18 ग्रुप आया, यानी 18 ग्रुप में कौन कौन से हीलियम, नियोन, आर्गन ये आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप का सबसे पहले लिख दो नियोन, फिर सेकंड ग्रुप में कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आते हैं, तो इसमें है क्या, बेरिलियम है, बेरिलियम लिखो। फिर आता है 15 ग्रुप, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन ये आते हैं, नाइट्रोजन। फिर सिंपल है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, फिर इन 18 ग्रुप सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर 15, फिर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट कर दो आप, फिर आएगा बोरॉन, फिर कार्बन, फिर फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, बस ये है इसमें, ये है। ठीक है, समझ में आ गया ना। 18 ग्रुप की सबसे कम होगी सेकेंड ग्रुप, और 15 ग्रुप फिर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी, ठीक है, समझ में। दूसरा नोट याद रखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड आवर्त की इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी थर्ड आवर्त की तुलना में कम होती है। देखो कि थर्ड आवर्त की ज़्यादा होती है, सेकेंड आवर्त की कम होती है। क्यों की होती है, सेकेंड आवर्त की साइज कम होती है, साइज कम होती है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी कम हो जाएगी, बस ये याद रखना है। ये आपको ऑर्डर दिया हो गया, ठीक है। ये सेकंड आउट है, ये थर्ड आउट, आपको पता होगा सेकंड आउट में कौन आते हैं, थर्ड आउट, इतना तो आपको आना चाहिए। थर्ड आउट की ज़्यादा होगी सेकंड आउट की, क्योंकि साइज़ कम होती है, साइज़ कम, इंटर मोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये याद है। बोरॉन एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी, थर्ड आउट की ज़्यादा होती है सेकेंड आउट से। और एक नोट मैंने पहले बताया था कि हीलियम और ऑक्सीजन की अपने वर्ग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी होगी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ेगा तो आपका यहीं से बढ़ेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा कितनी बार क्वेश्चन आएगा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। देखो इसका फाइनल ऑर्डर इन दोनों में तो इसकी ज़्यादा होगी, थर्ड आउट में आ गया। और पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ये आपको याद होगा और याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इसका ऑर्डर याद, क्लोरीन, फ्लोरीन, टॉप टू बॉटम तो वैसे ही घटेगी, जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, घटती हैं। बस आपको ये याद रखना है ना, थर्ड आवर्स और सेकंड आवर्स के कारण। और इसमें मैंने पीछे बताया ऑक्सीजन और हीलियम अपने वर्ग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व एंथैल्पी रखते हैं, तो ऑक्सीजन की सबसे कम हो गई
और सेकेंड आउट का, ये थर्ड आउट की सबसे ज़्यादा होती है। फिर आता है टॉप टू बॉटम घटेगी, ठीक है। बस यही है इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी। सबको बहुत डाउट होता है इसमें। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला नोट है, हीलियम और ऑक्सीजन की अपने वर्ग में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे कम होती है। पहला नोट ये याद रखना है। दूसरा मैंने ट्रिक बताई, 18 दूसरा और 15वां के बाद लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। दूसरा नोट 18वां, यानी जैसे कि आपको ऑर्डर में 18 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दे दिया तो सबसे कम होगी, फिर सेकंड ग्रुप की होगी, फिर 15 ग्रुप की होगी, फिर आप लेफ्ट टू राइट जमा देना तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है सेकंड आवर्त, तो तीसरे आवर्त में दिया हुआ है थर्ड आवर्त की सेकंड आवर्त की तुलना में ज़्यादा होगी, साइज़ कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है। बस ये याद रखना, 3 पॉइंट आप याद रखना तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। बस 3 पॉइंट आपको याद रखना। और आयनन विभव में 2 पॉइंट आपको याद रखना है, वो एक ट्रिक अर्धपूर्ण पूर्ण कक्षक वाली। बस इसमें एक और पॉइंट याद रखना, ये अभी बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है सबसे ज़्यादा, और इसमें 18 ग्रुप सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये अपने स्टेटमेंट में आ सकता है। बस देखो, एसिडिक बेसिक एम्फीफोटिक का, ऑक्साइडों का, हाइड्रोक्साइड का एसिडिक बेसिक ऑर्डर दिया हुआ है। ये सभी में H ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक में आता रहता है, तो पूरा इनका सभी का एक ही स्लाइड में अपन पूरा कर लेंगे। देखो, एसिडिक करेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर समानुपाती होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता का भी समझ आता है। विद्युत ऋणता होती है, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही बढ़ती हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ती हैं, और टॉप टू बॉटम घटती है विद्युत ऋणता। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम घटेगी विद्युत ऋणता, आप याद रखना। एसिडिक कैरेक्टर विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। बस ये एक लाइन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम घटेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, समानुपाती होती है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी, तो बेसिक कैरेक्टर वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इनवर्स होते हैं। टॉप टू बॉटम EN घटती हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी घटेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बस यही है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बढ़ती है EN बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ा तो बेसिक घटेगा। टॉप टू बॉटम EN कम होती हैं, EN कम होगी तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, एसिडिक नेचर कम हो गया तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। बस ये याद होना चाहिए, और आपको याद है समानुपाती EN होती हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। और 2 नोट है सामान्य, आपने H ब्लॉक में पढ़ा होगा, धात्विक ऑक्साइड होता है वो सारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये आपको पता होगा, सामान्य धात्विक ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ तत्व उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी के पूछ लेते हैं कौन सा एलिमेंट उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा नहीं है। कुछ इसमें एक ट्रिक आती है, मैं आपको बताऊँ। जनाबे अली ने गाया ऐसा पंजाबी, देखो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। जनाबे अली ने गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। और इसमें डी ब्लॉक में 3 आते हैं, 3-4 आते हैं, क्रोमियम मैग्नीज जिंक और वेलेडियम। बस ये 3 आते हैं, बाकी सभी HOP ब्लॉक है। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, इसके अलावा कोई भी उभयधर्मी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना, ठीक है। और उसके और एक और पॉइंट है न्यूट्रल, उदासीन ऑक्साइड याद रखने ना, उदासीन ऑक्साइड सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 है। एक तो CO, NO, N2O और वाटर। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रल नहीं होता।
ये सभी न्यूट्रल होते हैं, CO, NO, N2 और H2O। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट नहीं होता है ना, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कंपेयर में एसिडिक बेसिक नेचर के। मैंने बताया टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटेगा क्योंकि EN विद्युतरणता घटती है। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर होता है प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समानुपाती है जेड इफेक्ट है। बस ये याद रखना, क्योंकि आपको ये याद रखना जेड इफेक्ट के समानुपाती होगी, ठीक है। जेड इफेक्ट कब बढ़ता है आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। इसमें पूछा है अम्लीय सामर्थ्य अपना ऑर्डर, तो आपको पता है एसिडिक करेक्टर समानुपाती हो गया EN, और EN हमेशा लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ा दो। एक्साइड सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो EN बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। इसमें पूछा है सारी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, बस क्योंकि यहाँ पर EN का कोई केस नहीं, वैसे EN घटती हैं बेसिक नेचर बढ़ेगी। इसमें अम्लीय सामर्थ्य पूछा है लिथियम बेरियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, EN बढ़ रही है, EN बढ़ रही है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। और एक और क्वेश्चन बनता है इसका, हम ऑक्सीजन नंबर से, यानी इसमें ऑक्सीजन नंबर कितने होते हैं, +3 है और इसमें +5, तो एसिडिक करेक्टर का देखो, एसिडिक करेक्टर समानुपाती होता है EN नहीं, आप EN से नहीं कर पा रहे क्वेश्चन तो ऑक्सीजन स्टेबिलिटी से कर दे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन समानुपाती होती है, ठीक है। यानी इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन स्टेबिलिटी के समानुपाती। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, अब इसमें अपन EN का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी सेंट्रल एटम क्लोरीन सेम है, तो EN तो अपन यूज कर ही नहीं सकते। ऐसा केस आ जाए तो अपन ऑक्सीजन नंबर्स ज्ञात करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना ऑक्सीजन नंबर +1 +3 +5 +7, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर जितना बढ़ेगा उतनी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा तो EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन इसकी ज़्यादा, इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा, बस समझ में आ गया। वापस बता देता हूँ, एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर समानुपाती होती है विद्युत ऋणता के, विद्युत ऋणता समानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। बस ये याद रखना, जेड इफेक्ट आपको आता है, बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट घटता है, एसिडिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है। और वो एम्फीपोटिक वाला आपको याद ही है पूरा, जनाब अली ने गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग, और इसके अलावा 3 है क्रोमियम मैग्नीशियम वैलेडियम, बस इसके अलावा कोई भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी की प्रवृत्ति के नहीं होते, और 4 एलिमेंट उदासीन होते हैं CO, NO, N2O वाटर। ये आप इतना पॉइंट याद करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें पूरी स्लाइड में अपन साइज का भी है, आयन ऊर्जा का भी है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का भी है, ठीक है। सभी का एक साथ केस में अपन डिस्कशन कर लेंगे। अपन जेड इफेक्ट कैसे समझ लेते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंस होती है। देखो इसमें नाइट्रोजन थे, इलेक्ट्रॉन है 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी स्पीसीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंस हो सकती है। प्रोटॉन तो यहाँ 7 ही है, यहाँ 8 है प्रोटॉन, पर इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जेड इफेक्ट होता है ना, प्रभाविकीय नाभिकीय आवेश समानुपाती हो गए पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के समानुपाती होता है और नेगेटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्ट उतना, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा।
और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्ट उतना कम होगा। ठीक है, और आपने मैंने पहले स्लाइडों में डिस्कशन किया जेड इफेक्ट किसके समानुपाती है, आयन ऊर्जा के समानुपाती होती है, इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी के समानुपाती है, विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है, और साइज रेडियस के उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। बस ये याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अपन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, धनात्मक आवेश बढ़ रहा है तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट साइज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, साइज घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। बस ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो साइज का भी पूछ सकते हैं ऑर्डर, आयनन ऊर्जा की ऑर्डर पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी का भी ऑर्डर पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, आप समझ ले। और साइज का पूछ लेना, जेड इफेक्ट से आप क्वेश्चन कर लेना, बस साइज की उल्टी होगी, बाकी तीनों के समानुपाती होती है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले सेम एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट यानी कोई भी सेंटर एटम सेम हो, जैसे कि सेम है आई प्लस है ना, सेम एटम आ गया, सेम एलिमेंट आ गया, सेम पॉजिटिव, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आवेश होगा जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी और साइज घटेगी। बस इसका उल्टा है, साइज का उल्टा, बाकी तीनों के समानुपाती होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव आवेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, साइज घटेगी, साइज घटेगी तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी बढ़ेगी क्योंकि पॉजिटिव आवेश के समानुपाती होती है जेड इफेक्ट, इनके दोनों के समानुपाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इनमें ऑर्डर बताओ, इनमें ऑर्डर पूछे तो अब इनमें तो सबका ऑर्डर पूछ सकते हैं ना, साइज का, आईपी का, ईए का, ईएन का, ये आप लोग कर देना। ये कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4 और 4 16 क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पॉजिटिव आवेश के समानुपाती है जेड इफेक्ट और नेगेटिव आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाकी जेड इफेक्ट किसके समानुपाती है कितनी बार बता चुका हूँ आपको, तो आप कर लोगे आराम से। बस ये देखो, एक स्लाइड पे आपके चारों के पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है इस पर, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, अभी जो आपके 2 स्लाइडों में सेकंड गेट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। इसमें साइज का सही क्रम पूछा है। अब मैंने बताया था, अभी तो जस्ट पहले बताया था, जेड इफेक्ट समानुपाती होता है पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश, और साइज व्युत्क्रमानुपाती होती है जेड इफेक्ट। ठीक है, तो यानी जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज कम होगी। अब देख लो आप, साइज का ऑर्डर पूछा सही, यहाँ से अपन जितना ज़्यादा पॉजिटिव आवेश होगा उतनी ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा, जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा साइज कम हो जाएगी। या ऐसे भी देख सकते हो, या ऐसे भी देख लो आप, साइज समानुपाती होगी नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव आवेश होगा, समय इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में ये वैलिड है ना, नेगेटिव आवेश जितना ज़्यादा उसकी ज़्यादा साइज नेगेटिव आवेश। O2 माइनस F माइनस, यहाँ गलत हो गया, पॉजिटिव आवेश सबसे कम होना चाहिए, O2 माइनस F माइनस Na प्लस। हाँ ये देखो, नेगेटिव आवेश जितना ज़्यादा साइज जितनी ज़्यादा, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, या जेड इफेक्ट कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो। इनमें से किसका साइज न्यूनतम है ये तो आप कर लोगे। आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी मैक्सिमम किसकी, इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। ये आपको याद रखना है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये सेकंड के 2013 में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बंधुकता का सही क्रम क्या है? फर्स्ट के 2015 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले स्लाइड में बता वापस डिस्कशन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता 3 कारणों से प्रभावित होती हैं। पहला साइज, दूसरा जेड इफेक्ट। ठीक है, पहला साइज, दूसरा जेड इफेक्ट हो गया, और जेड इफेक्ट समानुपाती पॉजिटिव और समानुपाती नेगेटिव हाउस। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, नोट हीलियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेंद एंथैल्पी सबसे कम होती है,
दूसरा नोट क्या था? दूसरा नोट था कि सेकंड आवर्त की कम होती है, थर्ड आवर्त की ज़्यादा होती है। सेकंड आवर्त की साइज़ कम होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी, थर्ड की ज़्यादा होती है। और एक ट्रिक बताई थी 18 सेकंड 15 कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है। और इसमें क्या, इसमें तो आपको याद रखना है, क्लोरीन और फ्लोरीन में पूछा तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी, थर्ड आवर्त में सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड आवर्त की बाकी टॉप टू बॉटम करती हैं। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की कम। आपको पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, आपको बता चुका हूँ। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन? चाल्कोजन पूछा है सेकंड में। फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था 15 ग्रुप को निकोजन कहते हैं और 16 ग्रुप को चाल्कोजन कहते हैं और 17 ग्रुप को हैलोजन कहते हैं और 18 ग्रुप नंबर को अक्रिय गैसें कहते हैं। ये आपको बता चुका हूँ मैंने। कौन सा तत्व? चाल्कोजन पूछा। चाल्कोजन कौन सा? 16 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन 13 ग्रुप, नाइट्रोजन 14 ग्रुप, नाइट्रोजन 15 ग्रुप, ऑक्सीजन हो गया 16 ग्रुप, तो आपका आंसर हो गया 16 ग्रुप। अब एटॉमिक नंबर 81 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक से संबंधित है? अब ये आपको पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड 4f श्रेणी होता है, 58 से 81 वाला लेंथेनॉइड में आता है, 4f लेंथेनॉइड श्रेणी में आता है। और 90 से 103 5f है, ये एक्टिनोइड में आएगा। ठीक है। और ये दोनों एफ ब्लॉक के होते हैं और दोनों ग्रुप नंबर कौन सा होता है? इसके दोनों का ग्रुप नंबर होता है 3। आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप में? ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक के दोनों 14 28 और डी ब्लॉक के 4, यानी टोटल 32 एलिमेंट आते हैं। तो 81 वाला कौन सा आएगा? एफ ब्लॉक में आएगा। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें और बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल पूरे में टोटल गैसें 11 होती हैं। 18 ग्रुप के पूरी अक्रिय गैसें होती हैं, 6 होती हैं। इसके अलावा 5 होती हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है। ये और लिक्विड कितनी होती है? 6 होती है लिक्विड, बस ये याद रखना। और धातु, अधातु, उपधातु पी ब्लॉक से संबंधित होते हैं। एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के आ जाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। आपको कैसा लगा ये सेशन? कैसा लगा? नोट्स सब लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है, आप बताना। थैंक यू सो मच।